भाई साहब, आज तो चेहरे पे खुशी अलग है क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे गोवा। तो सूरत से शाम 7 बजे की हमारी ट्रेन थी जो कि सुबह 6 बजे थीम स्टेशन पे हमको छोड़ देती है। थीम स्टेशन उतरते ही सर में हेडेक हो रहा था, तो सबसे पहले हमने गर्मा गर्म चाय पी। एंड वहाँ पे एक टैक्सी काउंटर है जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है। वहाँ से हमने प्रीपेड जो टैक्सी मिलती है वो हमने ले ली। आप चाहो तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। हम 8 लोग थे तो 2 टैक्सी लेके हम लोग अपने होटल में पहुंच गए। होटल आप फ़ोन रोटेट करके देख सकते हो। इसका बुकिंग हमने एयरबीएनबी से किया था। तो हमने 2 अपार्टमेंट बुक किए थे। हर एक अपार्टमेंट में 2-2 रूम रहते हैं एंड वॉशिंग मशीन, किचन सब इंक्लूड रहता है। तो आपको वहाँ पे फूड बना के भी खा सकते हो एंड कपड़े भी वहाँ पे धो सकते हो। गोवा में हर जगह पे स्कूटी रेंट पे मिल जाती है, तो हमने हमारे जो होटल वाले थे उनके ही कॉन्टैक्ट से स्कूटी रेंट पे ले ली। तो सबसे पहले हमने उसकी वीडियो ले ली, उसमें कितना पेट्रोल है, नंबर प्लेट क्या है एंड फिर वो और कोई स्क्रैचेस वगैरह है कि नहीं, क्योंकि बाद में बहुत जग जग रहता है। तो फिर हम लोग निकल पड़े। इंस्टा का जो फेमस था, काफ़ी वायरल था ऐसा एक कैफ़े जिसका नाम है ईवा कैफ़े। तो हम लोग सबसे पहले उसकी विज़िट करने के लिए निकल पड़े। वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। काफ़ी सुंदर कैफ़े था समंदर के किनारे पे। तो आप वहाँ पे नाश्ता करते करते पूरा सी व्यू जो है वो देख सकते हो। वैसे इतना कोई बड़ा कैफ़े नहीं है लेकिन इसका लोकेशन काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे जो डेकोरेशन की हुई है पुराने मतलब पोर्टुगीज स्टाइल में एंड काफ़ी वायरल हो रखा है, इसकी वजह से ये काफ़ी फेमस है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। गोवा के टॉप कैफ़ेज़ का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर हम पहुंच गए अंजुना बीच। आज हमारा पहला दिन था तो सब लोग घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, तो हमने सोचा कि आज ही यहाँ पे पूरी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। एंड वैसे भी अंजुना बीच पे थोड़ी सी सस्ती एक्टिविटीज़ होती है। हम लोग गोवा फरवरी में गए थे, तो इसको आउट सीज़न बोलते हैं क्योंकि अभी इसमें यहाँ पे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है, तो फिर बहुत ही कम लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे हर एक एक्टिविटी अलग अलग भी होती है, लेकिन उससे अच्छा कि यदि आप पैकेज ले लोगे उसमें पूरी 5 एक्टिविटीज़ आती है, तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। तो उसमें आप एक साथ पाँचों एक्टिविटी कर सकते हो। ये 5 एक्टिविटी में कौन सी राइड्स इंक्लूड रहती है, तो जेट स्की, बनाना राइड, बम्पर राइड, स्पीड बोट एंड पैरासीलिंग, ये 5 एक्टिविटीज़ इंक्लूड है। एंड इन सभी का मिला के चार्ज जो है वो 1200-1300 अराउंड कुछ रहता है। यदि आपके अंदर स्किल है तो आप वहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हो। गोवा की जो फेमस एक्टिविटीज़ है, टॉप एक्टिविटीज़, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे अंजुना बीच पे हमने सनसेट एंजॉय किया। काफ़ी बढ़िया सा व्यू था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। एंड थोड़ा सा वहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह भी किया। एक्टिविटी करके बहुत भूख लगी थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े होटल के लिए। तो रास्ते में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत बढ़िया मार्केट भी था जिसका नाम था अंजुना फ्ली मार्केट। लेकिन ये मार्केट आपको सिर्फ़ और सिर्फ वेंसडे के दिन ही देखने को मिलेगा, उसके सिवा ये मार्केट नहीं होता है। ये स्पेशल मार्केट रहता है अंजुना फ्ली मार्केट। उसके बाद फिर नाइट में हम पहुंच गए बागा बीच पे, जो कि काफ़ी फेमस बीच है, मोस्ट हैपनिंग बीच है। यहाँ मतलब ये बहुत ही पॉपुलर है नाइट पार्टी के लिए, फिर क्लब वगैरह वगैरह। यदि आप यहाँ पे दिन पे आ रहे हो तो यहाँ पे आपको अलग ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब आप रात में आते हो तो इसकी रौनक ही कुछ अलग रहती है। ये पूरा ऐसे लाइटिंग से भरा रहता है, हर जगह पे लोग नाच रहे, डांस कर रहे, ड्रिंक कर रहे। तो यदि आप बैचलर हो, बैचलर पार्टी मनाने जा रहे हो, तो बागा बीच आपके लिए बेस्ट जगह है। लेकिन ऐसे पॉपुलर बीच पे थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। एंड यदि आप ड्रिंक कर रहे हो तो फिर बिल्कुल ही ड्राइव मत करना। आप वहाँ से जो टैक्सी है या फिर कैब है वो बुला सकते हो, वरना फिर पुलिस आपको यहाँ पे हर जगह पे रहती है तो वो आपको पकड़ लेगी एंड उसका चार्ज वगैरह सब लगने वाला है। कुछ इस तरह से डे 1 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि हमको थोड़ा दूर जाना था। तो हम बढ़िया से एक कैफ़े की विज़िट करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही है हम उसको कवर करते करते जा रहे हैं। तो रास्ते में ये चर्च पड़ता है जो कि सियोलिम में है एंड इसका नाम है संत एंथनी चर्च। तो उसको भी हमने विज़िट किया, वहाँ पे भी थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए। एंड फिर हम पहुँच गए हमारे जो कैफ़े था वहाँ पे पहुँचते ही हमने देखा कि स्टार्टिंग में केशू के जो पेड़ है वो लगे हुए, काजू के पेड़ जिसको बोलते हैं, एंड उनके ऊपर काजू भी लगे हुए हैं। एंड जो ये कैफ़े है उसका नाम है गार्डन ऑफ ड्रीम्स। आप यदि गोवा रिलैक्स करने के लिए जा रहे हैं, फ्रेश होने के लिए, तो आपको यहाँ पे ज़रूर से विज़िट करना चाहिए। एकदम ही पीसफुल वाली जगह पे है ये। एंड यहाँ पे बहुत से फॉरेनर लोग थे जो कि चिल करने के लिए आए थे। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी अवेलेबल था, आप चाहो तो वहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो। हालांकि ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा है। यहाँ पे ओनली वेज मिलता है, तो वो नाश्ता वास्ता करके फिर हम लोग निकल पड़े आरंबोल बीच। वहाँ से पास में ही है,
तो आरंबोल बीच पे हमने थोड़ा सा एंजॉय किया। उसके बाद फिर वहाँ पे एक हिडन प्लेस भी है जो कि हम नहीं गए थे, लेकिन आप जा सकते हो, जिसका नाम है आरंबोल स्वीट लेक। ये एक तालाब जैसा बना हुआ है एंड इसका पानी स्वीट है, तो आप वहाँ पे अच्छे से स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग एंड फोटोज़ वगैरह खींचने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अगेन एक हिडन जो प्लेस था उसको देखने के लिए। एंड वो जो प्लेस है उसका नाम था सिवास फेस। ये जगह ओजरन एंड वागाटोर बीच के मिडल में पड़ती है, तो आप लोकेशन में डालोगे तो भी आपको जगह आराम से मिल जाएगी। तो वहाँ पे हम जब पहुँचते हैं तो फिर पता चलता है कि ये जो सिवास फेस है वो ज़्यादा पानी की वजह से अभी समंदर में डूब गया है। जब कम पानी होता है तभी ये देखने को मिलता है। ये बीच भी काफ़ी शांत था, पीसफुल, एंड यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर भी थे जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो एंड अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमको सनसेट देखने के लिए जाना था छपुरा फोर्ट पे, लेकिन उसका जो टाइमिंग है वो 5 बजे तक का रहता है। तो हमने बहुत ही स्पीड किया एंड हम वहाँ पे पहुँचे, लेकिन एंट्री जो थी वो बंद हो चुकी थी, तो वहाँ पे हमको सनसेट देखने को नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे गूगल किया एंड एक हमको पॉइंट मिल गया जहाँ से सनसेट देख सकते हैं। अच्छा सा सनसेट पॉइंट था, तो वहाँ पे फिर हम बैठ गए एंड जब तक सनसेट होता है तब तक हम फिर वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और हमने अपना जो टाइम था वो वहाँ पे स्पेंड किया। एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े एक कैफ़े को विज़िट करने के लिए, जो कि था आर्ट जूना कैफ़े। यहाँ पे पहुँचते ही आप देख सकते हो कि बहुत सी पेंटिंग लगी हुई थी। जिन लोगों ने ये पेंटिंग बनाई थी उनके नाम भी नीचे मेंशन किए हुए थे। एंड यदि आप चाहो तो वहाँ से वो पेंटिंग ख़रीद भी सकते हो, आपको वो मिल जाएगी। उसके लिए जो प्राइस है वो आपको देनी है एंड आप पेंटिंग ले जा सकते हो। ये पूरा जो कैफ़े है उसमें हर चीज़ आर्ट की बनी हुई है, इसके लिए इसका नाम ही आर्ट जूना कैफ़े। काफ़ी यूनिक सा कैफ़े था। ये जो कैफ़े था पूरा फ़ोटोजेनिक था। सामने जो पेड़ दिख रहे हैं वो भी आप ले सकते हो एंड यहाँ पे आप चाहो इतनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह थी। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है जहाँ पे आप ऐसे आपको लगेगा कि जैसे कोई लाइब्रेरी में बैठे, बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हो एंड फ़ोटोज़ भी ले सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो डे 2 है वो कंप्लीट होता है। डे 3 में हम एक वायरल जगह है जो कि पारा रोड, जहाँ पे डियर जिंदगी मूवी का शूट हुआ था, आलिया भट्ट में थी उसमें, तो उस जगह पे हम पहुंच गए। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि यदि आपको यहाँ पे अच्छी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस खिंचवानी है तो आप अर्ली मॉर्निंग चले जाए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे 7 बजे के पहले पहुँच गए थे। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ भी बढ़ती रहती है। लोकल्स लोग भी यहाँ से चलते रहते हैं, वो गाड़ियाँ भी इतनी चलती है, तो हम अच्छे से फ़ोटो ही नहीं खींच पाते। ये लोकेशन फ़ोटोज़ के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप यहाँ पे रील्स वगैरह शूट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप केयरफुल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्पीड से यहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती हैं और इतना ट्रैफिक रहता है कि आपके फ़ोटो में बहुत से लोग भी दिखने वाले हैं। ये जो पारा रोड है वो इसलिए फेमस है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, लेकिन बस दोनों साइड कोकोनट ट्री है एंड यहाँ पे मूवी का शूट हुआ था। उसके बाद हमको टैक्सी वाले भैया लेके चलते हैं डॉल्फिन ट्रिप पर। ये सिंक्वेरियम बीच पे है। तो यहाँ पे ना 350 प्राइस रहती है, टिकट प्राइस पर पर्सन, आप देख सकते हो सामने। एंड वहाँ पे आपको 4 चीज़ें दिखाते हैं। एक तो यदि आपका लक है तो आपको डॉल्फिन मिल जाएगी देखने के लिए। उसके बाद अगोड़ा जेल एंड अगोड़ा फोर्ट एंड जो चौथा है वो है मिलियनर पैलेस। ये आपको बोट के अंदर लेके जाएंगे, 1 घंटा जैसे घुमा के वापस लाएंगे एंड ये चारों चीज़ जो समंदर के बीच में है वो आपको दिखाने वाले हैं। ये जो 1 डेढ़ घंटा है वो काफ़ी सुंदर रहता है, क्योंकि मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है एंड समंदर के बीच में जो हमको जाना रहता है, वहाँ पे ऐसे बोट में आपको 9 से 10 लोग जैसे लेके वो जाने वाले हैं एंड यही बोट आपको फिर वापस लेके आएगी। फाइनली हम थोड़ा सा आगे समंदर में बीच में पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम डॉल्फिन का वेट करें कि कहीं हमको डॉल्फिन देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत टाइम के बाद भी यहाँ पे हमको डॉल्फिन नहीं मिल रही थी। आज हमारा लक ही नहीं था शायद, तो आज डॉल्फिन देखने को हमको नहीं मिली, तो उसके जो पैसे वो तो हमारे पूरे बर्बाद हो गए। सेकंड पॉइंट है हमारा मिलियनर पैलेस। आप सामने जो वीडियो में बंगलो टाइप दिख रहे हो वो है मिलियनर पैलेस। इसका जो मालिक है वो है जिमी गजदार, लेकिन वो पहले थे, अब किसी हैदराबाद की कृष्णा रेड्डी ने ये बंगलो जो है वो ले लिया है, बाय कर लिया है, तो अभी वो उनका है। लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है, वो सारे लोग तो फॉरेन में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे कभी कभी मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है, जैसे कि हसीना मान जाएगी, वो मूवी की शूट भी यहाँ पे हुई है। उसके बाद आप सामने जो देख रहे हो रेड कलर टाइप का जो आपको लंबी सी लाइन दिख रही है एंड ऊपर वाइट कलर का दिख रहा है, वो जो है वो अगोड़ा फोर्ट है, ऊपर वाला अपर फोर्ट। एंड ये जो लंबी सी लाइन टाइप देख रहा है वो है अगोड़ा जेल।
ऊपर जो अगोड़ा फोर्ट है वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं बाद में, वहाँ ऊपर जाके देखेंगे तब ये नीचे का जो सी व्यू है हमको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी बोट राइडिंग ख़त्म होती है। उसके बाद कार लेके फिर से हम लोग पहुंच जाते हैं अपर फोर्ट। अगोड़ा का जो अपर फोर्ट है वो जो हमने नीचे से आपको दिखाया था, आप सामने देख सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री टिकट का चार्जेस भी है, वो है 350 ऐसा कुछ चार्ज है। बच्चों के लिए चार्ज नहीं है, आप चाहो तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पे पानी, वॉशरूम सभी सुविधाएँ हैं एंड आप चाहो तो घर से भी लेके आ सकते हो। तो ये है हमारा जो अगोड़ा अपर फोर्ट। यहाँ पे आप अंदर देख सकते हो कि पेंटिंग्स लगी हुई है, पहले कैसा था, उसके बाद फिर इनोवेशन के बाद सब कैसा हो गया, ये सब पेंटिंग लगी हुई है। एंड यहाँ पे भी काफ़ी मूवीज़ की शूट हो चुकी है। कौन सी हुई है वो आप मुझे वीडियो में देखना एंड फिर कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा। यहाँ फोर्ट में से आप नीचे पूरा सी व्यू देख सकते हो एंड यदि आप शाम के टाइम पे आते हो तो सनसेट यहाँ पे ज़रूर से देखना। एंड ये पूरा फोटोजेनिक एरिया है, यहाँ पे आप बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आपकी आने वाली है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे ओल्ड गोवा चर्च देखने के लिए, जो कि गोवा का सबसे पुराना चर्च माना जाता है एंड जिसका नाम है वो है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये जो चर्च है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी इसके पास में एक दूसरा नया चर्च भी बनाया गया है। तो ये सबसे पहले ये आप पुराना चर्च देख लो, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो नया वाला है वो देखा। वहाँ पे म्यूज़ियम भी पास में ही बना हुआ है, उसकी टिकट भी काफ़ी कम है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं था तो हमने म्यूज़ियम एक्सप्लोर नहीं किया था। एंड ये जो चर्च है वो कोई संत फ्रांसिस जेवियर के नाम पे बनाया गया था एंड उनकी रियल बॉडी अभी भी वहीं पे है एंड उसमें कुछ केमिकल वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ, फिर भी वो बॉडी ऐसी की ऐसी ही है। आप जैसे वो ओल्ड चर्च में जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बाहर आप फ़ोटोशूट कर सकते हो, लेकिन चर्च के अंदर जाके फिर आप फ़ोटोशूट नहीं कर सकते हो एंड वहाँ पे फुल कपड़े पहनने कंपलसरी है, तो आप उस हिसाब से कपड़े पहन के जाना। एंड माना जाता है कि कभी कभी जो सेंट जेवियर की बॉडी है उसको इस नए चर्च में भी लाते हैं ताकि लोग उनके दर्शन कर सके एंड आशीर्वाद ले सके। उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो में जूम करके दिखा रही हूँ आपको, वो है अगस्तियन टावर, जो कि यहाँ से सामने ही दिख रहा था, तो हमने वीडियो में सिर्फ देख लिया एंड हम टाइम की कमी की वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम जाते हैं, काफ़ी एक फेमस चर्च है जिसका नाम है इमेक्युलेट चर्च। इसको तो आप देखते ही पहचान लोगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ का शूट हुआ है, जैसे कि मलंग है, विलन 2 है, ऐसे काफ़ी सारी मूवीज़ का यहाँ पे शूट हुआ है। यदि आपको इसके सिवा भी कोई नाम पता है तो वो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा। अब यहाँ पे पास में आप देख सकते हो कि ये जो रास्ता जाता है वहाँ पे आप थोड़ा सा चल के, ये जो सामने जीप जा रही है वहाँ पे आप थोड़ा सा चल के आगे जाओ तो वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे फाउंटेन हियर्स हाउस, जो कि इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे काफ़ी वायरल है, जहाँ पे रंग बिरंगी कलरफुल हाउसेस हैं एंड लोग वहाँ पे वीडियोस वगैरह लेते हैं। टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ पे वीडियो नहीं ले पाई थी, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है फ़ोटोज़ एंड रील्स बनाने के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग जा रहे थे कसिनो, लेकिन फिर हमारे जो टैक्सी ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि कसिनो में यदि आपको खेलना नहीं है तो वहाँ पे पैसे वेस्ट किए बिना आप क्रूज़ में चले जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा मतलब रहने वाला है, डांस वगैरह सब। तो फिर हम यहाँ पे जो प्रिंसेसा करके एक क्रूज़ था वहाँ पे आ गए। उसकी टिकट प्राइस करीबन 700 ऐसा कुछ थी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो सामने बहुत से वो कसिनो खड़े, जैसे कि डेल्टन, रॉयल, मैजेस्टिक, प्राइड, ये सारे यहीं पे खड़े रहते हैं, लेकिन कसिनो की जो प्राइस है वो भी ज़्यादा हाई रहती है। तो उस हिसाब से एंड यदि आप खेलते नहीं हो, आपको वो सब पसंद नहीं है, तो आप फिर उसको अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे वो लोग उनका जो ट्रेडिशनल डांस है वो दिखाते हैं, उसके बाद आपको भी यहाँ पे नाचने का मौका देते हैं, तो यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। हम यहाँ पे जल्दी आ गए क्योंकि हमको यहाँ पे सनसेट एंजॉय करना था, तो सबसे पहले हमने सनसेट देख लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे पार्टी स्टार्ट होने वाली थी, तो आप भी वीडियो में देखना है कि यहाँ पे किस तरह से पार्टीज़ होती है।
पार्टी ख़त्म होने के बाद हम लोग पहुंच गए केलंगट बीच। हमारा जो डिनर था वो अभी बाकी था, तो हमने वहाँ पे केलंगट बीच पे फिर अच्छे से होटल देख के वहाँ पे डिनर किया। ऊपर से आप देखो कि नीचे का नज़ारा काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। बीच पे सब लोग बैठे थे, पार्टीज वगैरह सब चल रहा था। यदि आप चाहो तो जो क्रूज़ है वहाँ पे भी डिनर कर सकते हो, लेकिन हमारे होटल यहाँ पे बीच के पास ही थी, तो हमने यहीं पे फिर डिनर करके यहाँ से होटल में चले गए। एंड यदि आप चाहो तो यहाँ पे आसपास में मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, 10-11 बजे तक खुला रहता है, तो आप वहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। अभी ज़्यादातर सब बंद हो चुका है, लेकिन काफ़ी अच्छा मार्केट है। तो इस तरह से हमारा जो डे था वो कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट डे फिर से हम लोग निकल पड़ते हैं साउथ गोवा जाने के लिए। तो सबसे पहले हमने उठ के ब्रेकफास्ट कर लिया, तैयार हो चुके हैं ना, एंड आज हमको साउथ गोवा जाना था तो बहुत चलना था। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए हैं पेलोलियम बीच पे। यहाँ पे जो है वो डॉल्फिन शो दिखाते हैं एंड हनीमून बीच, फिर बटरफ्लाई बीच, ये सब यहाँ पे आपको बोट के अंदर बिठा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ से बोट ले ली एंड ये लोग ग्रुप में भी बोट देते हैं, जैसे कि आप 7-8 पर्सन हो ग्रुप में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो फेरी में बैठ के हम लोग निकल पड़ते हैं आगे डॉल्फिन देखने के लिए। उसके पहले जब हम अगले दिन गए थे तब तो हमारा लक नहीं था, हमको कोई डॉल्फिन देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यदि आपको वहाँ पे नहीं देखनी तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे गए वहाँ पे भैया हमको सब चीज़ें दिखाते रहते थे। एंड ये देखो हमको यहाँ पे डॉल्फिन अभी भी जस्ट देखने को मिली, आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर से वो जंप लगाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो लक था वो काम कर गया। यहाँ पे 99% यहाँ पे डॉल्फिन देखने को मिल ही जाती है। आप जब इस बोट में जाते हो तो यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट भी पहनाया जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं रहती। एंड ये लोग ओवरलोड भी नहीं करते, एक सीट पे एक लोग ही बैठते हैं। सामने आप देख रहे हो पानी की हलचल, हाँ वहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि डॉल्फिन ने अभी भी यहाँ पे जंप लगाया। तो डॉल्फिन को देखते ही हमारे इस फेरी के जो पैसे हैं वो तो आराम से हमारे वसूल हो चुके हैं, तो अब कोई बात की टेंशन नहीं है। इस समंदर का पानी काफ़ी शांत है एंड एकदम ही ब्लू पानी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सामने आप जो देख रहे हो वो बटरफ्लाई बीच है, वहाँ पे अंकल आपको लेके जाएंगे यदि आपको जाना है तो, लेकिन वो रिटर्न में आपको लेके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि यहाँ पे हनीमून बीच भी है। वहाँ पे भी काफ़ी कम लोग जाते हैं क्योंकि ये अंदर है तो बहुत, एंड यहाँ पे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बोट से ही जा सकते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट आप देख रहे हो जो कि है टर्टल जैसा बड़ा सा पत्थर है, तो इसको टर्टल रॉक बोलते हैं। इसका पूरा जो शेप है वो आप आगे से देखो कि आपको लगता है कि सेम जैसे कोई टर्टल खड़ा हो यहाँ पे। टर्टल रॉक देखने के बाद यहाँ पे जो मंकी आइलैंड है, क्योंकि वहाँ पे मंकीज ज़्यादा रहते हैं तो उसका नाम दे दिया है मंकी आइलैंड, तो वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये हर जगह पे आपको नीचे नहीं उतरना है, आपको सिर्फ कोई एक बीच का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप जा सकते हो, या फिर हनीमून बीच पे जा सकते हो या फिर बटरफ्लाई बीच पे। हमने भैया को बोला कि बटरफ्लाई बीच पे हमको रोक दो क्योंकि उसके बारे में बहुत सुना है। सामने आप पंछी भी देख सकते हो, बाज बैठा हुआ है पत्थर पे, कब से ऐसे बैठा हुआ है। तो हमने भैया को बोला कि बटरफ्लाई बीच पे, क्योंकि इंस्टा पे भी काफ़ी सुना है। ये भी लेस क्राउडेड है, लेकिन अभी तो यहाँ के बारे में बहुत से लोग जानने लगे, तो बहुत से लोग बटरफ्लाई बीच को विज़िट करने आते हैं। यदि आपको बटरफ्लाई बीच तक या जो बोट है या फेरी से नहीं आना है तो आप ट्रैकिंग करके भी आ सकते हो। काफ़ी लंबा रास्ता है एंड ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको यदि पसंद है तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए कोला बीच, क्योंकि हमने फाइनल किया था कि हमको वहाँ पे जाके कायाकिंग करनी है। तो ये आप सामने जो रिवर जैसा देख रहे हो, बैक वाटर है, वहाँ पे हमने कायाकिंग किया। इसका जो चार्ज है वो करीबन 200-300 रहता है, वो सीज़न के हिसाब से रहता है। एंड यहाँ पे 2-2 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको सेल्फ अपने खुद से ही बोट चलानी है एंड पानी में आगे तक जाना है। लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू रहता है क्योंकि हम पानी के बीच में जाते हैं, दोनों तरफ कोकोनट ट्रीज़ हैं, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा लगता है। एंड सामने इस तरफ जो है वो बीच भी है, कोला बीच, तो आप चाहो तो बीच पे भी आराम कर सकते हो। ये जो पानी है वो डीप नहीं है, मुश्किल से आपकी कमर तक आएगा, तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन की भी बात नहीं है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटीज़ है गोवा में। तो यदि आप आते हो तो ये कायाकिंग तो कंपलसरी करना ही करना चाहिए।
उसके बाद हमने फिर थोड़ा सा बीच पे भी एंजॉय किया, सनसेट वगैरह कुछ देखा। एंड हाँ, यहाँ पे कोला बीच तक आने के लिए जो रास्ता है वहाँ पे आप खुद का व्हीकल लेके नहीं आ सकते। आपको थोड़ी देर के बाद खुद का व्हीकल रख देना पड़ेगा एंड 100 रुपीज़ जैसा कुछ वो लोग चार्ज लेते। एंड अपनी जो गाड़ी है उसके अंदर आपको यहाँ तक लेके आएंगे, क्योंकि वो जो रास्ता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यदि आपके पास 2 व्हीलर है तो आप आराम से आ सकते हो। यहाँ पे जो कैफ़े है वो भी काफ़ी सुंदर है, तो आप चाहो तो यहाँ पे कैफ़े में भी बैठ सकते। ओके, तो बीच पे एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े फिर से दूसरे बीच पे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे वही हमको जो गाड़ी में आए थे उसमें ही हमको रिटर्न जाना है, क्योंकि हमारा व्हीकल यहाँ पे है ही नहीं। तो ये जो रास्ता है वो काफ़ी उबड़-खाबड़ है एंड यहाँ की मिट्टी पूरी रेड रेड जैसी है, ऑरेंज कलर की। आप देख सकते हो कि काफ़ी छोटा रास्ता है एंड ऊबड़-खाबड़ वाला है, तो यदि आपको रिस्क नहीं लेना तो बेटर है कि आप खुद का जो व्हीकल है वहाँ पे रखो एंड इन लोगों के साथ आओ, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे जो है गाड़ी वो चलाने का। नेक्स्ट हम पहुँच गए काबो दे रामा बीच पे, लेकिन हम नीचे नहीं गए थे, ऊपर ही थे। यहाँ पे मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस जो है वो बोल सकते हैं एंड ये इसको बाली की कॉपी भी बोल सकते हो। तो ये जो सामने आपको देख रहा है जो सेल्फी पॉइंट जैसा है कि वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए, तो ये जो सारी की सारी भीड़ है वो गाइस यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन है। कुछ कुछ लोग तो यहाँ पे झगड़ा भी कर रहे थे, कुछ कुछ बीच में घुसे जा रहे थे। हमने भी सोचा था कि 2-4 अच्छे-अच्छे पोज़ में फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे राजकुमारी की तरह, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे तो इतनी भीड़ लगी है तो एक-एक फ़ोटो भी मुश्किल से यहाँ पे लोग खिंचवा पा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन अभी सनसेट का टाइम है तो सबको सनसेट के साथ अपनी फ़ोटो लेनी है, इसकी वजह से यहाँ पे अभी भीड़ ज़्यादा है। जैसे तैसे हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई एंड फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। यदि आप चाहो तो यहाँ पे काबो दे रामा फोर्ट भी है, उसकी भी विज़िट कर सकते हो। नेक्स्ट डे हमको जाना था जो दूध सागर वाटरफॉल है वहाँ पे, उसका बुकिंग हमने रात को ही किया था। एंड वहाँ पे जाने के लिए रास्ते में एक बढ़िया सा टेम्पल आता है जो कि शिव जी का है, उसका नाम है मंगेश टेम्पल। तो हमने फिर सबसे पहले वहाँ पे विज़िट किया। ये जो मंगेश टेम्पल है वहाँ पे आप शॉर्ट कपड़ों में नहीं जा सकते, तो आप मेक श्योर कि वहाँ पे उस दिन जाओ तो फुल कपड़े पहनो। काफ़ी अच्छी एंड पीसफुल जगह थी। इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने हमको थोड़ा सा डिटेल में बताया कि किस तरह से ये टेम्पल बना, ये मंगेश नाम कैसे हुआ। लकीली हमने जिस दिन ये टेम्पल विज़िट किया मंगेश टेम्पल, उस दिन महाशिवरात्रि भी थी। तो अच्छा हुआ कि महाशिवरात्रि के दिन ही हमको शिव जी के मंदिर के दर्शन हो गए एंड आशीर्वाद भी मिल गए। हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, कि प्लानिंग नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमारा लक था तो इस तरह से हमारा कोइंसिडेंस हो गया। उसके बाद हमने जो आज के लिए छोटी सी ट्रैवलर आती है जिसमें 15 से 16 सीट आती है, वो हमने बुक की थी, जो कि हमको दूध सागर डैम तक लेके जाने वाली थी। लेकिन डैम तक पहुंचने के लिए आपको अपना व्हीकल रख के वहाँ से वो लोग आपको जीप में बिठा कर लेके जाएंगे, क्योंकि बीच में जो रास्ता है वो फॉरेस्ट से होके जाता है एंड काफ़ी डेंजर रास्ता है। तो वो लोग ही आपको लेके जा सकते हो, काफ़ी छोटा भी रास्ता रहता है। ये जो रास्ता है वो पूरा आपको एडवेंचर फील कराएगा, एकदम ही थ्रिलर टाइप का रास्ता है। एंड यहाँ पे आपको 1 से 1.5 घंटा की राइड मिलने वाली है। 1 से 1.5 घंटा ख़त्म करने के बाद फिर थोड़ा सा चलना है आपको एंड चलने के बाद आप पहुंच जाओगे दूध सागर डैम में। यहाँ पे आपको लाइव जैकेट भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो जगह है वो काफ़ी डीप वाटर है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको लाइव जैकेट पहनना ही पहनना है। इस जगह को देखने के बाद आपको चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की याद तो ज़रूर से आई होगी। जी हाँ, क्योंकि इसका जो शूट है वो यहाँ पे हुआ था एंड यहाँ पे जो ट्रेन है वो अभी भी चलती है। बहुत से लोग तो स्पेशल इस ट्रेन के अंदर ये दूध सागर डैम का जो व्यू है वो देखने के लिए आते हैं। तो यदि आप चाहो तो यहाँ पे आपको धोध में नीचे नहीं आना है तो कोई बात नहीं, आप ट्रेन से भी विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे ना आपको 1 घंटे का समय मिलता है। 1 घंटे के बाद आपको आपकी जो जीप है वहाँ पे पहुँचना होता है। ये जो पानी है इतना ठंडा था कि बात ही मत पूछो, जैसे किसी ने बर्फ़ डाल दे, बर्फ़ के अंदर हम सो रहे ऐसा लग रहा था। एंड काफ़ी डीप वाटर है, लेकिन लाइफ जैकेट की वजह से आप डूब नहीं सकते। यदि आपको स्विमिंग नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही वहाँ पे तैर सकते हो, क्योंकि लाइफ जैकेट है उसकी वजह से आप पानी में नीचे नहीं जाने वाले। तो इस तरह से हमने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ पे मछलियाँ भी बहुत सी थी, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी थी। वो ना आपने जब अंदर तैरते हो तो अपने पैर को ना काटती भी है, मतलब
वो ऐसे चबाती है अपने जो पैर है वहाँ पे। अब देख सकते हो वीडियो में काफ़ी सारी वहाँ पे मछलियाँ भी थी। उसके बाद फिर हम वहाँ से चले गए। वहाँ पे बीच में ना एक गार्डन आता है जिसका नाम कुछ स्पाइस गार्डन करके था। तो वहाँ पे हम रुके थे क्योंकि वहाँ पे के बारे में बहुत सुना था। ये पूरा जो खेत है वहाँ पे पूरे स्पाइसेस अलग अलग लगाए हैं, जैसे कि इलायची आती है, लौंग आता है, ऐसे ऐसे बहुत से स्पाइसेस है, काजू है, ऐसे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे उगाई हुई है। यहाँ पे ना आपको टिकट एंट्री टिकट देनी होती है, उसके अंदर खाना भी इंक्लूड रहता है, चाय खाना वो सब। तो आप चाहो तो वहाँ पे खा भी सकते हो। तो हमने वहाँ पे लंच किया एंड उसके बाद ये पूरा जो स्पाइस गार्डन है वो एक गाइड हमारे साथ आता है, वो हमको दिखाता है। तो वो पूरे स्पाइस गार्डन के बारे में डिटेल्स में एक एक चीज़ आपको कौन कैसे उगता है, कैसे क्या रहता है, सब कॉफ़ी वगैरह सब दिखाने वाले वो। लास्ट में ना वो यदि आप चाहो तो वहाँ का जो फैनी है वो भी आपको टेस्ट करवाते हैं, जो कि काजू में से बनता है। एक ब्रांड है जो काजू में से बनती है, फेनी दारू करके, वो भी आपको टेस्ट करवाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये वो जो कीड़ी आती है, आंट जिसको बोलते हैं एंट, उसका घर है वो बड़ा सा राफड़ा। उसके बाद ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी है ये जो जगह है, काफ़ी बड़ी है एंड इसके जो मालिक है वो यहाँ पे नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। तो उनका है ये पूरा का पूरा, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं है ये। आप जब एंट्री लेके अंदर आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वो लोग जो ग्रीन टी जैसा आता है वो देंगे। उसके बाद वहाँ पे लंच भी रहता है, तो आप चाहो तो लंच कर सकते हो। एंड यहाँ पे ना वो मतलब आयुर्वेदिक चीज़ें भी मिलती है, जैसे कि ब्राह्मी है, ऐसे ऐसे पाउडर वगैरह। तो आप स्ट्रेस के लिए, बीपी के लिए, डायबिटीज़ के लिए ऐसे वो जो पाउडर होते हैं वो ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्टर में लगे हुए। हमने जब एंट्री की थी तो यहाँ पे ये देखो फ्लावर जो सारे पड़े हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने हमारी स्वागत भी किया था फ्लावर डाल के। तो ये लोग हमारा मतलब स्वागत करते, उसके बाद चाय वगैरह देते, खाना सब देते एंड गाइड हमको पूरा जो है वो गार्डन दिखाता है। तो इस तरह से यदि आप गोवा जा रहे हो तो एंड यदि आपको इस सब में इंटरेस्ट है, जो नेचुरल चीज़ है उसमें, तो आप यहाँ पे ज़रूर से जा सकते हो। साउथ गोवा में हमने जो होटल ली थी वो कोलवा बीच के पास में ही थी, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो वहाँ पे पास में एक बेस्ट कैफ़े था जो कि बीच साइड था, उसका नाम है बुमरंग कैफ़े। तो वहाँ पे जाके हमने डिनर किया, काफ़ी सारा एंजॉय किया, डांस वगैरह। बहुत ही बढ़िया कैफ़े था। यदि आप साउथ गोवा में हैं तो इस कैफ़े में तो ज़रूर से आपको जाना चाहिए। इसका जो नाम है वो है बुमरंग कैफ़े। जितना अच्छा व्यू है उससे ज़्यादा उनका फूड काफ़ी अच्छा है, तो आप चाहो तो इसके विज़िट कर सकते हो। दूसरी सुबह हम फिर से बुमरंग कैफ़े चले आए क्योंकि ये बीच के पास था, तो हमको बीच में भी काफ़ी एंजॉय करना था एंड ब्रेकफास्ट भी करना था। तो हमने यहाँ पे बीच में काफ़ी सारा मज़ा मस्ती किया एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। अभी आज ये जो था ये हमारा लास्ट डे था गोवा में, क्योंकि आज शाम को हमको एयरपोर्ट कुछ भी करके एयरपोर्ट पहुँचना है। 4 बजे हमारी जो है वो फ़्लाइट थी, तो उसके लिए हम जल्दी जल्दी से फिर तैयार होके लास्ट फिर से एक बार बीच देखने के लिए आ गए एंड उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े एयरपोर्ट की ओर। गोवा को बाय बाय बोलते बोलते हम लोग सूरत की ओर फिर निकल पड़ते हैं। वैसे तो हमने गोवा में काफ़ी एंजॉय किया, धमाल मस्ती किया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम है तो फिर कभी ना कभी कोई गलती हो जाती है, कहीं पे टाइम से ना पहुंचना, ये सब वगैरह रहता है ट्रिप में। तो फिर उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस लेके एक नेक्स्ट आइटनरी बनाई गोवा की, जो यदि आप देखना चाहते हो, गोवा की प्लानिंग करना चाहते हो, तो आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।